बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हमारा लेसन नंबर 2 है चैप्टर 1 का, और उसके अंदर हम ढेर सारी ब्रांचेस जो हैं वो स्टडी करेंगे। ये 17 ब्रांचेस हैं, यानी 17 ब्रांचेस हैं। इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो द फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मॉर्फो से निकला है, और मॉर्फ के मैनी है शेप। ये ग्रीक वर्ड अगेन है जिसके मैनी है शेप, यानी कि शक्ल। तो मॉर्फोलॉजी में हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, शेप पढ़ते हैं, ढांचा पढ़ते हैं कि क्या ढांचा है। अगर अगर इस लिहाज से कहें कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी कि बैरूनी शेप पढ़ते हैं कि किस तरह की जो है किसी पौधे की या इंसान की या जानवर की शेप क्या है, तो उसको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो इन सिंपल कि अगर आपने जानवर को देखा तो उसकी 4 टांगे, तो दैट इज इन मॉर्फोलॉजी। उसकी स्किन किस तरह की बनी हुई है, दैट इज ऑल इन मॉर्फोलॉजी। उसकी शेप क्या है, उसके पाँव कितने हैं, और उसकी क्या साख्त क्या है जिस्म की, तो ये सारा का सारा मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। Another is anatomy, that is totally contrast to morphology. Morphology में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जबकि anatomy के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अंदरूनी साख्त पढ़ते हैं कि जिस्म के अंदर क्या है, अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं, अंदर उसमें वो ऑर्गन्स क्या फंक्शन करें, तो दैट इज anatomy। तो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आ जाता है, और अनॉटमी जो है वो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी साख्त के बारे में बताता है। तो दैट इज सेकेंड ऑर्डर। द थर्ड डेफिनेशन इज हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज के बारे में। अब टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यू क्या होते हैं? जब एक सेल है, जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अब जो एक सेल है वो जब ग्रुप में आ जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है, और एक ही काम कर रहा हो, मिसाल के तौर पे खून का एक सेल है, वो खून का सेल जो है वो ढेर सारे खून के सेल आ जाए इकट्ठे, और वो लाजमी बात है एक ही काम कर रहे होंगे, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो जो अब टिश्यूज की पढ़ाई कर रहे हैं या टिश्यूज का मुताले करें, तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये हम फर्दर अगले जब टॉपिक्स आएंगे तो आपको टिश्यूज मजीद भी क्लियर हो जाएंगे। तो फोर्थ डेफिनेशन इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि सेल काम कैसे करता है, सेल की साख्त क्या है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज क्या है। सेल बेसिकली बेसिक यूनिट है, और ढेर सारे हमारे अंदर जिस्म के अंदर सेल्स हैं जो हमारी जिस्म में काम कर रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं सेल को, यानी उसकी साख्त, उसका फंक्शन, और उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज के फंक्शन, तो हम उस पढ़ाई को और सेल के अंदर होने वाली सारी ऊंच नीच को जो है वो किस में पढ़ते हैं? ये एक खास ब्रांच है, यानी कि सेल बायोलॉजी में। द फिफ्थ वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं फंक्शंस, काम, कि हमारे जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, इनका काम क्या है। तो इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। इसमें हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी आते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स दोनों आते हैं। तो मिसाल के तौर पे जो दिल है उसका काम क्या है? खून को पंप करना, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना, तो ये इसका फंक्शन हो गया। इसी तरह लंग्स का फंक्शन क्या है? रेस्पायर करना, तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो हाथ का क्या फंक्शन है, जॉइंट्स का क्या फंक्शन है, टांगों का क्या फंक्शन है, हड्डियों का क्या फंक्शन है। तो ये जितने भी फंक्शंस आप स्टडी करते हैं, तो इसको हम फिजियोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कुछ लोग इसको मोलेकुलर बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म के अंदर हैं, जानदारों के अंदर हैं। उस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना, उनकी कंपोजिशन को पढ़ने का नाम जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। और जो सबसे बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और डीएनए और लिपिड्स। तो ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्टडी ज़्यादातर फोकस की जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। बाकी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। द नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जीन क्या होते हैं? देखिए, जैसे
वालिदैन से बच्चों के अंदर जायदाद मुंतकिल होती है। मैं वो ज़मीन वाली जायदाद को कर रहा हूँ कि बाप के पास जायदाद थी, वो किसके पास आ गई, बच्चों के पास आ गई। इसी तरह कुछ खसूसियात होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती हैं, और वो किस शक्ल में आती हैं, वो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़ों से आती हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। तो वो वालिदैन से बच्चों के अंदर या पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आती हैं। तो इस खसूसियात को हम जो है स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं, और इसकी जो विरासत होती है, यानी जो खसूसियात ऊपर से नीचे आ रही हैं, इस अमले को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है? अबाव अजदाद से बच्चों के अंदर जो खसूसियात का मुंतकली है पेरेंट्स से टू ऑफस्प्रिंग, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसकी पढ़ाई, और ये चीज़ किस तरह होती है? जीन्स के ज़रिए, और इसकी पढ़ाई को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये एक नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? बेसिकली एम्ब्रियो से लफ्ज निकला है, और एम्ब्रियो क्या होता है? जब नर और मादा का जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, यानी जो मेल गमीट होता है और फीमेल गमीट होता है, जब वो इकट्ठे होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मेल गमीट और फीमेल गमीट। जब मेल और फीमेल गमीट इकट्ठे होते हैं तो वो जाइगोट बनते हैं, और जाइगोट जब ज्यादा सेल्स में टुकड़े होता है, यानी एक जाइगोट होता है, उसके जब टुकड़े होते हैं तो वो एक एम्ब्रियो की शक्ल कर लेता है। ये आप यूं कह लें कि जो न्यू बेबी जिस चीज से बनता है, वो फाइनल जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है, वो एक किस्म की एम्ब्रियो होती है। तो एम्ब्रियो से लेकर उस पूरे बेबी जो है उसकी प्रोडक्शन तक, पूरी आपकी जो डेवलपमेंट है, उस स्टेजेस को हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये एनिमल्स का हो गया या जब चाहे प्लांट्स का हो गया। फॉर एग्जांपल, जब फर्टिलाइजेशन होती है, यानी मेल और फीमेल गमीट इकट्ठा होता है पौधे के अंदर, फूल के अंदर, तो फूल से जो फल बनने का एक है या बीज बनने का जो एक सफर होता है, उसको भी हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियो से जो एक टोटल एक ऑर्गेनिज्म की शक्ल जो इख्तियार करता है, इसकी पूरी जो बीच में स्टेजेस आती हैं, वो हम सारी की सारी स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। द नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह टेस्ट देने गया तो वहाँ पर मुख्तलिफ लोग टेस्ट देने आए थे, तो कह दिया भाई जो इंग्लिश के टेस्ट देने आए वो यहाँ बैठ जाएं, जो उर्दू का देने आए वो यहाँ बैठ जाएं, जो बायोलॉजी का देने आए वो बैठ गए। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 100 बंदे आए हैं, मैंने उनको 25, 30, 35 जितने भी थे उनको ग्रुपिंग दे दी, यानी कि आपने उनकी खसूसियात की बिना पे उनको ग्रुप कर दिया। तो टैक्सोनॉमी इसी चीज़ का नाम है, यानी कि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है मुख्तलिफ, मेरे पास इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ठीक है, साथ जो है वर्टेब्रेट्स भी हैं, कॉर्डेट्स भी हैं। तो अब मैं इनको क्या कह रहा हूँ? इनकी ग्रुपिंग कर रहा हूँ, यानी कि इनको जो बर्ड्स हैं उनको अलहदा कर दिया, जो 4 पाँव वाले जानवर हैं उनको अलहदा कर दिया, यानी किसी भी खसूसियत की बिना पर मैं उसको अलहदा कर रहा हूँ और उनको फिर नाम भी देने। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो चूंकि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ज़्यादा जानदार हैं, को उनको फिर नाम देने के लिए एक अलहदा ब्रांच है जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। द नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी क्या होता है? पैलेंटोलॉजी बेसिकली स्टडी होता है पुरानी जो स्पीशीज़ है उनकी, जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं, जिनकी इस दुनिया में सिर्फ बकाया जात बचते हैं। तो फॉसिल्स बेसिकली बकाया जात होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो पुराने दौर में आ गए। तो उसको उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फॉसिल्स हैं, यानी बकाया जात हैं, उनको आप स्टडी करते हो बाय केमिकल टेक्निक्स या कोई दूसरे बायोलॉजिकल टेक्निक, किसी भी टेक्निक से आप उसको स्टडी करते हो और उसके बारे में गैस करते हो कि वो जो एक्सटेंट स्पीशीज़ थी, यानी ख़त्म हो गई जो स्पीशीज़ हैं, उनको आप स्टडी करते हो। तो उसको हम पढ़ते हैं पैलेंटोलॉजी के अंदर। और बेसिकली इसके अंदर पौधों की भी पैलेंटोलॉजी है, ज़्यादातर जो है वो एनिमल्स की पैलेंटोलॉजी में स्टडी किया जाता है, उनके फॉसिल्स को। फॉर एग्जांपल, डायनासोर हम कहते हैं इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, तो अगर किसी जगह हड्डी शड्डी मिल जाती है डायनासोर की, तो उसका आप मुताला करते हो, फिर उसकी एज का अंदाज़ा लगाते हो ये कितने साल पुराना है। तो इस तरह की जो पढ़ाई है, इसको हम पैलेंटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अगली डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन को, कि जो माहौल है और जो जानदार हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम किस में पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। द नेक्स्ट इज सोशल बियोलॉजी। सोशल बियोलॉजी में हम
माशरे के ऊपर एनिमल्स का क्या जो है इम्पैक्ट है, इसको हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक सिंपल से देख लें कि हमारे घरों में एनिमल है, एक डॉग हमने अक्सर रखा होता है और वो इसलिए होता है कि हमारी हिफाजत करे, तो अब उसका एक माशरे के अंदर एक इम्पैक्ट है, तो उसको हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, खूबसूरती है, मिसाल के तौर पे आपने घर के अंदर बहुत खूबसूरत सा गार्डन बनाया हुआ है, तो आपको इंसान के ऊपर और माशरे के ऊपर उसके एक खूबसूरत असर पड़ता है, तो ये भी सोशल बायोलॉजी में आता है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर इम्पैक्ट आप पढ़ रहे हैं एक माशरे के ऊपर, अगर कुछ भी किसी भी सूरत में पढ़ रहा है, तो उसको हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं ये समझिएगा। पैरासाइट्स बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कोई भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई पौधा भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई कीड़ा भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपके जिस्म में आकर है, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में आकर है और उससे फूड भी ले और शेल्टर भी दे और बदले में क्या करे, उसको नुकसान पहुंचाए, तो इस ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जिस्म दूसरे को, होस्ट को इतना नुकसान पहुंचाए कि किल कर दे, जरूरी नहीं है। यानी अगर नुकसान किसी भी थोड़ा बहुत भी पहुंचा रहा है तो उसको हम पैरासाइट कहेंगे। मिसाल कर लें, आपके घर में मेहमान आते हैं, यानी बिन बुलाए मेहमान आते हैं, और वो क्या करते हैं, आपके घर से फूड भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं, और बदले में क्या करते हैं, आपके माल शाल जो है ना माली नुकसान कर देते हैं, अच्छा खासा खा पी के जाते हैं, तो बदले में आप क्या हो जाते हैं, आप माशी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है कि भाई ऑर्गेनिज्म आपके जिस्म में आया और उसके जिस्म में रहा और अपना खाना पीना किया, पेट शेट भरा और आपको बदले में बीमार कर दिया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं और इनकी स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और इसके अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मच्छर जो है वो भी आता है, हमें नुकसान पहुंचा के चला जाता है, या पेट के अंदर कोई कीड़ा है या कोई बैक्टीरिया है, तो ये सारे के सारे जो हम स्टडी करते हैं ये पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बड़ी मज़े की चीज़ है, ये बिल्कुल जदीद बायोलॉजी की शाख है, 1950s के बाद ये ओरिजिनेट हो रही है, और बेसिकली इसका काम एक ही है, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान के फिलाह के लिए काम करना। यानी कोई भी बायोलॉजी चीज़ को अगर इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए और उसकी टेक्निक्स को सोचा जाए, तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रॉप बनाना चाहते हैं ऐसी जो ज़्यादा हमें गंदम दे, तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है। अगर हम चाहते हैं दवाइयाँ बनाएं ताकि इंसान बीमारियों से बच सके, वो भी बायोटेक्नोलॉजी कर रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ काम जो वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए हो और डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट्स बनाने में फ़ायदा कर रही हो, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर एक फ़ौज है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, उस फौज को, उस फौजी निज़ाम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी कि आपके जिस्म के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोरोना वायरस जो है वो आपके जिस्म में आता है और आपका जिस्म उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है, या एक सिस्टम जो है पूरा इम्यून सिस्टम, उसको हम स्टडी करते हैं, जो तैयार करता है और लड़ता है इसके खिलाफ, उसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स के अंदर ही हो, प्लांट्स में भी बीमारियां लगती हैं और प्लांट्स के खिलाफ के अंदर भी इम्यून सिस्टम होता है जो इसके खिलाफ लड़ता है। The next definition is entomology. What is entomology? Entomology लफ्ज़ एंटोमॉन से निकला है, जिसके लफ्ज़ी मतलब यानी यूनानी ज़बान में लफ्ज़ी मतलब था इंसेक्ट्स का। तो इंसेक्ट्स के बारे में जितनी भी स्टडी है, यानी इंसेक्ट्स में मुख्तलिफ इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ रेंगने वाले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो तमाम किस्म के इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बेसिकली जब फॉर एग्जांपल ये डेंगू का बड़ा मसला आया था, तो डेंगू के अंदर एंटोमोलॉजिस्ट जो थे वो फ्रंट लाइन के ऊपर थे। इसी तरह अगर कोई क्रॉप है उसको अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई तंग कर रही है, कोई स्पीशी यानी कोई सूंडी वगैरह, तो उस टाइम पे फिर एंटोमोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइन पर होते हैं इस ऐसे मसलों के अंदर। द नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, अद्वियात के बारे में। अब ये अद्वियात जो होती हैं दो तरह की हैं, एक तो वो हैं जो मेडिसिनल हैं, जो तिब्बी तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और दूसरी जो है एडिक्टिव हैं, यानी कि जो नशे आवर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम ऐसी जो अद्वियात हैं या ऐसी जो ड्रग्स हैं या ऐसी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो आती हैं फार्माकोलॉजी के अंदर।
तो मेडिसिनल और एडिक्टिव दोनों ड्रग्स के स्टडी को हम कलेक्टिवली कहते हैं कि भैया फार्माकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको ये तमाम ब्रांचेस याद भी हो गई होंगी, समझ भी आ गई होंगी, आपने कुछ मज़ीद पिक्चर्स वगैरह भी इसकी देखी होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी बायोलॉजी की फील्ड में जाना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे। अगर आप कैरियर सीख करें ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।